अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल्स ड्यू टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि ये जो p सब शेल होता है इसकी 3 ओरिएंटेशंस क्यों हैं। तो असल में बेटा अगर l की वैल्यू 1 होती है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो हमारे पास उस सब शेल को आपने पी सब शेल का नाम देते हैं, ये पी सब शेल है। अब अगर इसमें एम की वैल्यू देखना चाहते हैं यानी ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं तो एम इज इक्वल टू +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। इसका मतलब यह है कि पी सब शेल जो होगा इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, कि पी सब शेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इट हैज 3 अरेंजमेंट और 3 ओरिएंटेशन। तो इसकी बेटा 3 ओरिएंटेशंस होंगी या 3 इसकी क्या होंगी, अरेंजमेंट होगी। तो इसकी डायग्राम भी आपने बना देनी है। ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आपने बेटा पी एक्स बना देंगे। तो ये अलोंग जेड एक्सिस है तो यहाँ पे पी जेड बना देना। और ये अलोंग बच्चों वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आपने पी वाई बना देना है। तो इस तरीके से ये जो हमारा पी ऑर्बिटल्स होगा इसकी 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, क्योंकि इसका एल की वैल्यू 1 होगी तो एम की वैल्यू बेटा आपके पास 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि I3 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मच बिगर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वाई। अब बेटा अगर आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो मैग्नीशियम जो होगा इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में बेटा 2 होंगे, दूसरे में इसके 8 होंगे और आखिरी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैग्नीशियम के अंदर से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं तो इस वक्त जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है वो तकरीबन बेटा 738 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। जब ये आपके पास मोनोवैलेंट एक मैग्नीशियम का एक ऐसा एटम आ जाएगा जिसके ऊपर +1 चार्ज है और इसमें से आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब ये डाई वैलेंट बनेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मोनोवैलेंट से आप निकालोगे तब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, ये 1453 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक निकालेंगे 738 किलो जूल पर मोल और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको 1453 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। अब ये एक शेल खत्म हो जाएगा। अब आपने तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, मतलब पी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब आप इसके पी शेल के इलेक्ट्रॉन को बेटा निकालेंगे तो इसके लिए आपको मच मोर एनर्जी, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो तकरीबन बच्चों आपके पास 7732 किलो जूल पर मोल बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यानी जो आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो थर्ड आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो पी ऑर्बिटल से निकालना है, वो हाईली स्टेबल है वहां से और न्यूक्लियस के बहुत करीब है, न्यूक्लियस के साथ उसकी फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। ड्यू टू दिस रीजन इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास ये 5 एलिमेंट दिए जाते हैं, लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है और हमारे पास जो है क्रिप्टॉन है। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो यहाँ पे जो आपने फार्मूला लगाना है वो आपके पास होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो हमें सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एटॉमिक साइज है तो पहले हम इन्हें एटॉमिक साइज के लिहाज से तरतीब देते हैं। एटॉमिक साइज के लिहाज से बेटा पोटाशियम जो होगा ये सबसे बड़ा है, इसके बाद आपके पास कैल्शियम आएगा, फिर हमारे पास लिथियम आएगा, फिर हमारे पास सल्फर होगा और फिर हमारे पास जो होगा वो क्रिप्टॉन होगा, यानी पोटाशियम सबसे बड़ा है। तो अब आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से तरतीब देते हैं तो सबसे
कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो पोटाशियम की होगी, इससे ज्यादा कैल्शियम की है, इससे ज्यादा लिथियम की है, फिर सल्फर की, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारे पास जिस एलिमेंट की होती है वो बेटा हमारे पास क्रिप्टॉन होगा। बच्चों जब आपने इन एलिमेंट्स को तरतीब दे दिया तो हमारे पास पोटाशियम जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए आपके पास इसकी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब यह है कि इसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारे पास नोबल गैस यानी क्रिप्टॉन की होगी। इट हैज ए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक तो बच्चों इसका p ऑर्बिटल इज ए कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 19। एक आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसमें बेटा आप लिखेंगे कि वो जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल एक्स है, इसका आपने फार्मूला लगाएंगे स्कूल स्कूल, फिर बेटा आपने पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर ये पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर ये आपके पास डीपीएस आएगा। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन है, 1s में बेटा 2 होंगे, 2s में 2 होंगे, 2p में इसके 6 होंगे, ये 10 हो जाएंगे। फिर आपके पास 3s में 2 हो जाएंगे, 3p में बेटा इसके 6 हो जाएंगे, और 4s में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि 3d इसका बेटा एम्प्टी हो जाएगा। तो ये इसके 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास पोटाशियम होगा। तो ये पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि 4 सबशेल इज फिल्ड बिफोर 3d सबशेल। 4 क्वेश्चन यह है कि आपने 4s सबशेल को पहले फिल किया है, जबकि 3d को आपने पहले फिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि बेटा इसमें ये जो 3d है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है, और ये जो 4s है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है? तो ये हमें बेटा हाफ बाउ प्रिंसिपल या n+l रूल क्या बताता है? n+l रूल कहता है कि वो ऑर्बिटल जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी वो आपने पहले लिखना है। तो 4s में देखें तो ये जो n है इसमें 4 है, s की वैल्यू बेटा l की है, n+l रूल आप बता रहे हैं l के लिहाज से जो s की वैल्यू होती है वो 0 है, तो इसका जवाब 4 आएगा। अब आपने 3d का लिखना है, ये जो n है इसमें बेटा वो 3 है, और d की जो वैल्यू होती है l की अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वो 2 होती है, तो ये 5 बनता है। तो 4s की वैल्यू 4 बनती है, और 3d का जवाब आपके पास 5 आता है। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल या हाफ बाउ प्रिंसिपल पहले आप उस सबशेल को लिखोगे जिसमें n+l की वैल्यू कम है, तो आपके पास बेटा 4s की n+l की वैल्यू कम है, इसलिए हम इसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ई आता है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका मास नंबर 35 है, तो ये बताइए कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास Z इज इक्वल टू 17 है, जबकि इसका मास नंबर A इज इक्वल टू 35 है। तो अब आपने बताना है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है। बहुत आसान है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है मास नंबर माइनस बेटा एटॉमिक नंबर। तो 35 माइनस 17 जब इसको करेंगे तो ये 18 आएगा। तो इट्स मीन के इसके अंदर 18 न्यूट्रॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे इस एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर उसी एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देते हैं, फिर उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी। बच्चों पहले इसके अंदर 17 थे, तो आप जानते हैं जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा आपने बताना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक और आ गया, पहले 17 थे एक और आ गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपने इसके अंदर बताने हैं प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन बेटा ये लिखा हुआ है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है, तो प्रोटॉन इसमें 17 है। अब आपने न्यूट्रॉन भी निकाल लिए हैं, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर 18 होंगे, तो 18 इसके अंदर जो होते हैं वो न्यूट्रॉन है। अब नेक्स्ट हमारा एफ वाला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको एक एलिमेंट मरकरी दी जा रही है और इसके आपने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो बेटा आपने लिखेंगे कि ये मरकरी है, इसके अंदर 80 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने वो स्कूल स्कूल वाला फार्मूला लगाएंगे, स्कूल स्कूल, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर बेटा ये डीपीएस है, फिर आपने यहाँ पे डीपीएस लिखेंगे, ये डीपीएस आ जाएगा, और फिर बेटा ये एफ डी पी एस आ जाएगा।
अब आप जानते हैं पहला एस 1 से शुरू होगा, 1s 2s 2p, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है, ये 4p है, ये 5s है, ये 4d है, ये बेटा 5p है, 6s है, और ये आपके पास 4f है, और ये 5d है। अब आपने इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाइए। 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के ऊपर भी 2 होंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 बेटा 30, 30 और यहाँ पे 6 आएंगे 36 और 2 38, 38 और 10 बच्चों 48, 48 और 6 जो आपके पास आएंगे, पी के ऊपर 6 आएंगे, 48 और 6 जो होते हैं 54, 54 और 2 बेटा ये 56 हो जाएंगे, और इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 56 और 14 जो होते हैं वो बेटा आपके पास बनते हैं 70, तो आपके पास 70 हो जाएंगे, बाकी 10 बचे, तो 5d के अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब बेटा ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई एटॉमिक ऑर्बिटल n3, कि इसका जो तीसरा शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो देखिए बेटा, ये इसका तीसरा शेल यहाँ से शुरू होता है 3s 3p और 3d, तो तीसरे शेल के अंदर ये 3 सब शेल होंगे, तीसरे शेल के अंदर ये 3 सब शेल होंगे, 3p होगा, 4s होगा और 3d होगा। 3s में बेटा इसके 2 सॉरी ये 3p में बच्चों इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 2 होंगे, और 3d में इसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बताओगे कि तीसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो आपके पास 18 होगी, तो 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तीसरे शेल के अंदर है पाए जाते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फार्मूला ये होता है n स्क्वायर, जो भी आपके पास शेल का नंबर होगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो क्योंकि ये आपके पास n स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ रही है, तो जब आप n स्क्वायर लेंगे तो तीसरे का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बेटा आपके पास 9 इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये आपके पास तीसरा बेटा, तीसरे का जब आपने स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास जो होगा ये 18 आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तीसरे के अंदर जो होंगे वो आपने 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 सब शेल हैं और 3 सब शेल के अंदर बेटा आपके पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर 4d, ये जो इसका 4d है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4d के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे 4d में 10 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसका क्वेश्चन ये है कि 4p एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने होंगे, तो आप बताओगे ये जो 4p एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके अंदर बेटा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके पास एलिमेंट है मरकरी, इसके अंदर टोटल 80 इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी जो स्पिन होगी अप स्पिन होगी यानी क्लॉकवाइज होगी जमा 1/2 होगी। तो बेटा आपने सबसे पहले इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 80 है, जब 80 को बेटा आप 2 पे तकसीम करोगे तो इसके 40 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 40 ऑर्बिटल्स। तो हर ऑर्बिटल्स में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 40 ऑर्बिटल्स बनते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास इस तरीके से ये 40 ऑर्बिटल्स बनते हैं और हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने हर ऑर्बिटल में यानी 40 ऑर्बिटल्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो जिसका जो स्पिन होगा जमा 1/2 होगा, और 40 ऐसे होंगे जिनकी जो स्पिन होगी माइनस 1/2 होगी। तो आप बताओगे कि इसमें से 40 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी बेटा स्पिन जो होगी वो पॉजिटिव 1/2 होगी और वो क्लॉकवाइज तरीके के साथ जो होते हैं वो स्पिनिंग कर रहे होंगे। तो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फार्मूला था वो ये था कि 3n स्क्वायर। आपने थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने हैं, तो बेटा ओ सॉरी 2n स्क्वायर जो होता है दैट इज द फार्मूला टू यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। अगर बेटा आपने तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो 2 लिखेंगे इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे और बराबर है 18, तो तीसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो 18 होगी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो पार्ट जी है, तो कहता है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का डाटा दिया गया किसी भी एलिमेंट की 4 आयोनाइजेशन एनर्जी का, मतलब यह है कि उसकी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है
वो 896 है, 896 किलो जूल पर मोल है। दूसरी बेटा इससे डबल हो जाती है, जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको 1752 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन बच्चों अगर आप इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको 14,807 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर इसका चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको 17,948 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताओ इसकी इस सारी एनर्जीज डायग्राम से आप ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो बेटा साफ जाहिर है कि ये जो एलिमेंट है इसके जो वैलेंस शेल थे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज तकरीबन बराबर आ रही थी, मतलब 896 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरी की इससे डबल हो जाएगी। तीसरे के लिए बेटा आपके पास जो है 25-26 होनी चाहिए थी, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो एच है। ये एल्यूमिनियम का डेटा दिया गया है कि एल्यूमिनियम का जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो आपको 549 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरे के लिए बेटा 1815 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है, और तीसरे के लिए बेटा 2740, और तीसरे के लिए बेटा चौथे के लिए 11600। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड बताएं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। तो आप कहेंगे ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा इसकी वैल्यू कम है, और ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी इससे ज्यादा है, और ये बच्चों जो हमारे पास फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी आ रहा है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। हमारा ये डाटा हमें बता रहा है, तो हमने इसे ट्रेंड बता दिया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक्सप्लेन, ये बताएं कि दूसरी और तीसरी के दरमियान में आयोनाइजेशन एनर्जी का बिग डिफरेंस क्यों है। सॉरी बेटा ये आपने बताना है तीसरे और चौथे के दरमियान में आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क ज्यादा क्यों है। मतलब आपके पास जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो आपके पास 2740 है, जबकि आपके पास जो चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 11600 है। इतना फर्क क्यों है। तो आपने बताना है कि भाई ये जो एल्यूमिनियम है बेटा, ये जो एल्यूमिनियम है इसका जो वैलेंस शेल होता है इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चौथा इनर इलेक्ट्रॉन होगा और ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी बेटा ज्यादा देनी पड़ेगी। यही वजह है कि इसकी चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका लास्ट क्वेश्चन यह है कि लिस्ट आपने 4 एल्यूमिनियम आयंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के लिहाज से इनको बताएं, किसका साइज छोटा था, किसका साइज बेटा सबसे बड़ा है। ये आपने इनके साइज के लिहाज से इनको तरतीब देनी है। तो हम जानते हैं कि जब आप पहले में से जिसमें से एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका साइज बेटा सबसे बड़ा होगा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसका साइज छोटा होगा, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका साइज बेटा और छोटा होगा, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर से बनानी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो पहले पहले आप लिखेंगे एल्यूमिनियम +4, फिर बेटा आप इसके बाद लिखोगे एल्यूमिनियम +3, फिर आपने बताना है एल्यूमिनियम +2, और फिर बेटा एल्यूमिनियम +1। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है जर्नल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के जर्नल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास वो फार्मूला होता है स्कूल स्कूल, तो आप कहते हैं पब्लिक स्कूल, ये पब्लिक स्कूल, फिर बेटा आप कहते हैं डीपीएस डीपीएस। तो ये हमारा एक जर्नल ट्रेंड होता है जिसके जरिए हम हाफ बाउ प्रिंसिपल के तहत जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, और ये बेटा 5s है, ये आपके पास 5d है, और ये 6p है, ये 7s है। ये एक जनरल ट्रेंड होता है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई 4s फील्ड बिफोर 3d, कि ये जो 4s है वो आप पहले फील्ड करते हैं जबकि 3s आप बाद में फिल करते हैं, वाई। तो बेटा ये हमें n+l रूल ने या हाफ बाउ प्रिंसिपल ने बताया है, जिसमें n+l की वैल्यू लो होगी, कम होगी वो आपने पहले लिखना है, और जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में।
अगर 4s में आप देखते हैं तो इसमें n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, 4 बनता है। और बेटा अगर 3d में n प्लस l की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 होगी, ये 5 बनता है। तो हमारे पास 3d में n प्लस l की वैल्यू 5 होती है और 4s की n प्लस l की वैल्यू बेटा 4 होगी, तो इसलिए हम कहते हैं हम 4s को पहले लिखते हैं फिर हम 3d को लिखते हैं। लास्ट बेटा हमारा जे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फास्फोरस के अंदर बताने हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तो बेटा फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप लिखोगे स्कूल है, ये बेटा पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल होगा। 1s है, 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 3 15 हो गए। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं वो आपने बताने हैं। तो ये बेटा इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल एक इसमें जो सब शेल होगा वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल बेटा इसका तीसरा जो शेल है वो इसका वैलेंस शेल है और तीसरे शेल में 2 सब शेल है, एक 3s है और दूसरा बेटा 3p है। अब ये जो 3s है उसके अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो बेटा 3p इसके पास है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसको बॉक्स डायग्राम के साथ बना के दिखाते हैं तो आप कहते हैं 3s के अंदर टोटल इसके जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास 5 है। लास्ट शेल के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के वो 5 है और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, 3 है। उम्मीद है बेटा कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।